हिमालय 118 गीदड़ों का एक गोल दबे पांव आगे बढ़ रहा था। वो आपस में सरगोशियां करते जा रहे थे। कोई ऐसी शय देख ली थी उन्होंने जो उनके लिए बायसे दिलचस्पी थी। फिर वो उसके करीब पहुंच गए। यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें वो कोई इंसानी लाश है। मुमकिन है इससे कबल इनका वास्ता किसी इंसान से पड़ गया हो और वो इस बात से वाकिफ हों कि रूए ज़मीन की सबसे खतरनाक शय ये हजरत इंसान ही है। लोमड़ी खाला और गीदड़ भाई से ज्यादा चालाक इसलिए खून की बू पाने के बावजूद बेइख्तियार नहीं हुए थे और फिर उन्हें अंदाजा हो गया था कि एहतियात दुनिया की सबसे उम्दा चीज है। अगर धोखा खाकर इस लाश के करीब पहुंच गए होते तो दो चार की मुसीबत ही आ गई थी। अभी वो लाश से चंद गज दूर ही थे कि दफन लाश में जुम्बश पैदा हुई और दूसरे लम्हे उठकर बैठ गई। गीदड़ों का गोल यूं पलटकर भागा कि तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अब उनका दूर दूर तक पता ना था। ये एडना डिम्पल थी। वो अपनी जिंदगी के सबसे बदतरीन दौर से गुजर रही थी और इस अरसे में उसे चंद खतरनाक मराहिल से गुजरना पड़ा था और ये मराहिल जानलेवा थे, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जिंदगी बोझ महसूस होने लगे। इसके बाद की जिंदगी को वो खतरात से पुर थी, लेकिन उसे कभी ऐसे वाकयात का सामना नहीं करना पड़ा था। अब तो उसे यूं महसूस होने लगा था जैसे पैदाइश के बाद से आज तक एक मुसलसल अजाब में गिरफ्तार रही हो। सुकून का एक लम्हा भी उसे मुयस्सर न आया हो। शहजादों जैसी जिंदगी गुजारते हुए उसने खुद को दुनिया की सबसे मक्कार, सबसे बाहिम्मत, सबसे अक्लमंद और सबसे खतरनाक औरत तस्वुर किया था। लेकिन जिंदगी के इस बदतरीन दौर में वो पहली बार खौफ जैसी शय से आशना हुई थी, वो भी मोहब्बत के हाथों। आह, मोहब्बत इंसान की सबसे बदतरीन कमजोरी है। मनहूस शीरान अगर इसके जहन में इतनी शिद्दत ना इख्तियार कर जाता तो शायद इन हालात का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसे क्या पड़ी थी इन मनहूस वीरानों में भटकने की। तंजीम के लिए अगर कोई काम होता तो इसके इर्द गिर्द बेशुमार अफराद बिखरे होते जो उसे हर तरह की आसाइश फराहम कर सकते थे। लेकिन ये सूरत हाल, अब तो उसे ये भी याद नहीं रहा था कि इससे इन वहशतनाक जंगलों और सहराओं में भटकते हुए कितने दिन गुजर गए। इसके बदन में एक अबतरी सी पैदा हो गई। नाक के नथनों से जो बू टकरा रही थी उसे पागल किए दे रही थी। इसने वो मुश्किल तमाम हाथ बढ़ाए और अपने बदन से गलासत साफ करने लगी। सीने पर पड़े हुए आंतों के ढेर एक तरफ धकेल दिए और इसके साथ उठ खड़ी हुई। बदबू और खून उसके बदन पर जगह जगह फैला हुआ था। उसे किसी तो साफ नहीं किया जा सकता था। कोई सूरत नहीं थी। जो कुछ था इसे बर्दाश्त करना था। गुजरे हुए लम्हात बहुत भयानक थे। तकदीर साथ दे रही थी कि अब तक शीरान की निगाह से बची हुई थी, वरना कई बार वो शीरान से इस कदर करीब हो गई थी कि अगर शीरान को जरा भी शुबह हो जाता तो वो उसे कभी ना छोड़ता। इस संगदिल जानवर की संगदिली को बखूबी देख चुकी थी। उसे किसी हालत में एडना डिम्पल पर रहम नहीं आ सकता था। कहरज़दा बस्ती में भी उसके करीब थी और जब वो बस्ती के लोगों के साथ हाथी के शिकार को चला तब भी एडना ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन जंगल में उसे एक हादसा पेश आ गया। वो इन लोगों से काफी दूर चल रही कि दफतन इसने हाथियों का एक गोल देखा जो बुरी तरह धूल उड़ाता इसकी तरफ दौड़ पड़ा था। हाथियों ने उसे देखा नहीं। ये उसकी खुशबख्ती थी, वरना वो इसे जिंदा न छोड़ते। इसने भागकर एक टीले के अकब में पना ली, लेकिन शीरान इसकी निगाहों से ओझल हो गया था। हाथियों का गोल आगे निकल गया और फिर वो किसी बेहतर पोजीशन की तलाश में निकल खड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद शीरान उसे दोबारा नजर आ गया। वो लोग जमीन पर कुछ तलाश कर रहे थे, गालिबन हाथियों के कदमों के निशानात। फिर एडना डिम्पल ने शीरान को चौंकते देखा और दफातन ही उसकी निगाह जमीन पर जा पड़ी। एक लम्हे में सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। इससे पहले उसने जमीन पर पड़ी इस मनहूस चिकनी रेत पर गौर नहीं किया था। जो अब जायजा लिया तो उसे अंदाजा हो गया कि रेत पर हर शय के निशाना साफ बन जाते हैं। और शीरान का चौंकना बेमानी नहीं था। उसने शीरान को कबीले के लोगों से कटकर निशानों के सहारे इस तरफ आते देखा जहाँ वो छुपी हुई थी, और ये यकीन कर लेने के बाद अब कोई आर नहीं था कि शीरान इसकी इन इलाकों में मौजूदगी से वाकिफ हो चुका है। जान बचाकर भागने के अलावा और कोई चारागार नहीं था। वो जान तोड़कर भागी। वसी और इस मैदानों में किसी का नजर आ जाना कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए मुसलसल भागते रहना बेहद खतरनाक था। उसने थोड़े फासले पर एक चट्टान की आड़ में पना ली, लेकिन अपने जूतों से बनने वाले निशानात को वो किसी तरह मिटा नहीं सकती थी। शीरान बलाए बेदरमा की तरह इसकी बू सूंघता इसी तरफ चला रहा था। एडना की आंखों में मौत का खौफ उमड़ आया। उसे यकीन हो गया कि अब शीरान से बचना मुमकिन नहीं। फिर उसने फायर की आवाज सुनी और उसे यकीन हो गया कि शीरान ने उसे देख लिया है। उसने जूते उतार फेंके और बर्क रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ दी। इसके बाद वो दौड़ती रही। इसका सीना खौफ से फटा जा रहा था, लेकिन जान किसे प्यारी नहीं होती। वो भी जान के खौफ से दौड़ रही थी, यहाँ तक कि रात की स्याही ने उसे जिंदगी की खुशखबरी सुनाई। शीरान उसे अब तक नहीं पा सका था। गो इसने कई और फायर किए थे, लेकिन गोली एडना की तरफ नहीं आई थी, जिससे उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये फायर हवाई है और कोई निशाना लेकर नहीं चलाए गए।
इस बात से उसे सुकून मिला था। मैदान खत्म हो गया और वो दरख्तों ने उसे अपने साए में पनाह दी। शिरान भी दरख्तों के नीचे आ गया। एडना की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब उसके हवास साथ छोड़ते जा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे इसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। इसका बुरा हाल था, टांगे सूज गई थी, उजव उजव चीख रहा था, सर में इतना दर्द था कि आंखों के सामने अंधेरा छाया जा रहा था। शिरान से जान बचाने की सारी तरकीबें नाकाम हो गई थी। वो उसे पागलों की तरह तलाश कर रहा था और अब एडना को यकीन हो गया था कि शिरान उसे जरूर पालेगा। अब वो भाग नहीं सकती। फिर क्या शिरान के हाथों मर जाए, इसके हाथों जिसके उसूल की तलब अब भी उसके दिल में थी। दफतन उसे ख्याल आया, इसके पास जिन चीजें मौजूद थी, इन चीजों को महफूज करते वक्त उसके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया था कि उनके इस्तेमाल की नौबत इस तरह आ जाएगी। लेकिन अब वो ये तरकीब आजमाना नहीं चाहती थी। ये ख्याल एक पुरानी दास्तान से इसके ज़हन में आया था जो उसने कहीं सुनी थी। लेकिन शिरान को इस तरह बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा। ताहम उसने सब कुछ करने का फैसला कर लिया। बकरे का खून का प्लास्टिक में महफूज था और उसकी आंतें भी रखी हुई थी और रास्ते भर उनका तफुन महसूस करती आई थी। कई बार उसने उसे फेंकने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर सोचा था कि थोड़ी देर और सही, इस वही चीजें जिंदगी बचाने का आखिरी सहारा थी। खून गाढ़ा स्याह हो चुका था, आंतों से भी तफुन उठ रहा था। इन दोनों चीजों पर शुबा किया जा सकता था, लेकिन अब और कोई तरकीब नहीं थी एडना के पास। उसने अपना लिबास बुरी तरह फाड़ दिया, गंदा खून चेहरे और बदन की मुख्तलिफ जगहों पर लगाया। आंतें पेट के पास इस तरह डाल ली जैसे उसके पेट से निकली हों, और फिर पूरी मुहारत के साथ उसने हलक से वहशी दरिंदे की आवाज़ें निकाली। इसके साथ ही वो खुद भी भयानक अंदाज में चीखी थी। कई चीखें मारने के बाद वो खामोश हो गई। उसने शिरान की तहरीक महसूस की थी, वो उसे तलाश कर रहा था। एडना उसकी आमद की मुंतज़िर थी, लेकिन शिरान को ये जगह नहीं मिल सकी जहाँ एडना मौजूद थी। एडना इस तरह की आवाज़ें निकाल चुकी थी जिससे अंदाजा हो कि वो जिंदा नहीं। चुनांचे इसके बाद और कोई आवाज़ शिरान को मशकूक कर सकती थी, इसलिए उसे सुबह का इंतजार करना पड़ा। और फिर सुबह को इसकी इन कोशिशों का इम्तिहान था। इसके तोक़ों के मुताबिक शिरान उसे देख ले इसके पास पहुंचा। एडना ने एक मखसूस अंदाज में अपना जबड़ा टेढ़ा किया और सांस रोक ली। योगा की मशकों के दौरान उसने हब्से दम की मशक भी की थी और इसमें खूब माहिर थी। उसे बस एक खतरा था, खून के रंग और आंतों से उठे वाली बदबू पर शिरान को शक न हो जाए। चंद घंटों के अंदर अंदर ना तो खून का रंग ये होता है और ना आंतों से इतना तफुन उठ सकता है। ये लम्हात एडना की जिंदगी के लिए मौत के लम्हात थे, लेकिन तकदीर ने साथ दिया। शिरान ने इस बदबू के बावजूद उसे खूब गौर से देखा था, लेकिन इसकी तवज्जो इन दोनों बातों की तरफ न जा सकी थी और उसने उसे मुर्दा समझकर इसके बारे में चंद अल्फाज कहे, फिर आगे बढ़ गया। एडना डिम्पल तस्लीम करती थी कि वो खौफ का शिकार हो गई है। इससे कबल जिंदगी में कभी ऐसा खौफ महसूस नहीं किया था। इस कोशिश ने इसकी जान बचा ली थी। वो उस वक्त तक इस बात का यकीन नहीं कर सकती थी जब तक शिरान के दूर चले जाने का यकीन न हो जाए। वो दरिंदा पलट भी सकता है। इस वक्त इससे जान बचाने की इससे उम्दा और कोई तरकीब एडना के ज़हन में नहीं आई थी। फिर काफ़ी देर हो गई। इसे यकीन हो गया कि शिरान दूर निकल चुका है तो वो उठी। इसने शदीद कराहत के साथ अपने बदन से एक गलाजत दूर की। दिमाग फटा जा रहा था। उज़्व शदीद थकान महसूस कर रहा था। वो कराहने लगी। इसके अलग से किसी शदीद बीमार के अंदाज की कराहें निकलती जा रही थी। ये कराहें उसको सुकून दे रही थी। देर तक वो इस तरह बैठी कराहती रही, काश मुझे मदद मिल जाए। अब इस तरफ का रुख करना तो बिल्कुल हिमाकत है। शिरान गया है, बड़ी मुश्किल से जान बची है। कोई और रास्ता और जगह। दूर गिरती पड़ती एक समझ बढ़ने लगी। उसे शिद्दत और मंजिल की आरजू थी। वो किसी आरामगाह की तलाश में थी। एक एक कदम पर हलक से कराहें निकल रही थी, लेकिन इन जंगलों में मौत उसे पसंद नहीं थी। कोई भी जगह, कोई भी सुकून की जगह। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उसे इन इलाकों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस शदीद कैफियत में उसने 2 दिन और 2 रातों का सफर किया। जिंदगी की इस मुश्किल का कोई हल नहीं मिल सका था इस दौरान। लेकिन तीसरी सुबह उसके सितारे गर्दिश से निकल आए। वो एक मैदान में थी और मैदान बेआबो गया नहीं था। इसमें रोईदगी नजर आ रही थी। बहुत फासले पर उसे एक जगह आबी परिंदे उड़ते नजर आए और वो उस तरफ चल पड़ी। ये एक छोटी सी झील थी। वो सोचने समझे बगैर इस झील में उतर गई। ठंडा शीरी पानी इस वक्त कायनात की सबसे कीमती शय महसूस हो रही थी। इसका दिल पानी से निकलने को नहीं चाह रहा था। लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसके कानों में एक आवाज आई, किसी घोड़े के हिननाने की आवाज। एडना डिम्पल ने पानी में गोता लगा दिया। कौन हो सकता है ये? कौन है? कहीं शिरान? आवाज दूसरी बार करीब से महसूस हुई तो उसने सहमे हुए अंदाज में थोड़ी सी गर्दन निकाल कर देखा। एक नौजवान आदमी था। चेहरे से सादगी और देहातीपन टपकता था। एडना इसका जायजा लेती रही और फिर पानी से निकल आई। देहाती चुल्लुओं से पानी भरकर मुंह धो रहा था। एडना को देखकर इसकी हालत खराब हो गई। वो थर-थर कांपने लगा। एडना डिम्पल इसके करीब पहुंच गई। वो बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? जगुमल चौरसिया यहाँ कैसे है? जी भगवान, मेरे राम राम।
देहाती की अलग से डरी डरी आवाज़ें निकल रही थी। उसने कई बार एडना के पैरों की तरफ देखा था। मेरे पैरों को क्यों देख रहे हो तुम? अरे माता, हरे कृष्णा, तुम्हारे पाँव तो सीधे लगते हैं। देहाती ने डरी डरी आवाज़ में कहा। क्या मतलब? पाँव सीधे ना होते तो कैसे होते? एडना डिम्पल ने दिलावेज अंदाज में पूछा। वो इस देहाती को शीशे में उतारना चाहती थी। इससे ज़्यादा कीमती शय इस वक्त इससे जंगलों में नहीं मिल सकती थी। मम, मेरा मतलब था कि पिछल पैरी। तुम पिछल पैरी तो नहीं हो? तुम्हें भगवान की सौगंध, सच सच बता दो। अरे बेवकूफ़ आदमी, पिछल पैरी क्या होती है? मैं तो ये भी नहीं जानती। हरि ओम, भूतनिया होती है। और क्या होती है? देहाती ने जवाब दिया। यानी भूत, एडा डिम्पल ने कहा और कहकर लगाकर हंस पड़ी। अगर तुम भूत नहीं हो तो इस सुनसान जंगल में, इस झील में क्या कर रही हो? सैर करने निकली थी। मेरा घोड़ा मुझे छोड़कर भाग गया। इसके बाद से इन जंगलों में भटक रही हूँ। देख लो क्या हालत हो गई है मेरी। एडा डिम्पल ने दर्द भरे अंदाज में कहा। मगर देवी जी, तुम्हें भगवान की सौगंध खाओ, भगवान की सौगंध कि तुम भूतनी नहीं हो। भगवान की सौगंध, मैं भूतनी नहीं हूँ, एडा डिम्पल ने इसके अंदाज में कहा। और इसकी जुबान से भगवान का नाम सुनकर नौजवान देहाती को किसी कदर इत्मीनान हुआ। भूत प्रीत कम अज कम भगवान का नाम नहीं लेते। उसने गहरी गहरी सांसें ली और सर से पैर तक एडा डिम्पल को देखने लगा। फिर बोला, तुम्हारे तो कपड़े भी खराब हो गए हैं। तो और क्या? मैंने कहा ना तुमसे, काफी दिनों से इन जंगलों में भटक रही हूँ। भूखी प्यासी न जाने कहाँ कहाँ भटकती हुई इस झील तक पहुंची हूँ। लेकिन क्या तुम्हारी बस्ती यहाँ से करीब है? नहीं देवी जी, बस्ती तो दूर है, पर हम दूसरी बस्ती से कुछ सामान लेने जा रहे थे। हरनपुरा में हमारे जीजा जी रहते हैं। यहाँ से हरनपुरा जाएंगे और वहाँ से दुकान के लिए सामान ले आएंगे। महीने में एक दफ़ा हम इसी रास्ते से गुजरकर हरनपुरा जाते हैं। हरनपुरा यहाँ से कितनी दूर है? एडा डिम्पल ने धड़कते दिल के साथ पूछा। है कोई 16-17 कोस, मगर भगवान की सौगंध, हमें अब भी डर लग रहा है तुम्हें देखकर। मैं भी तुम्हारे सामने भगवान की सौगंध खा चुकी हूँ कि मैं कोई भूत प्रीत नहीं हूँ, बल्कि एक परेशान हाल औरत हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बता तो चुका हूँ, जग्गूमल चौरसिया है अपना नाम, नौजवान ने जवाब दिया। ओ हाँ जग्गूमल, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्या मदद करूँ मैं तुम्हारी? मुझे हरनपुरा पहुँचा दो। पहुँचा तो दूँ, परंतु घोड़ा एक ही है, हम बैठेंगे इस पर कैसे? दोनों मिलकर बैठ जाएंगे। अरे नाना, कुछ देखोगे तो क्या कहेगा? एक जवान औरत और हम। अरे ना बाबा ना, हमारे बाबा बड़े सख्त मिजाज हैं, मार मार कर हमारा मन का तोड़ देंगे। मगर तुम अपने बाबा के पास कहाँ जा रहे हो? तुम तो हरनपुरा जा रहे हो। मुझे हरनपुरा छोड़ देना, अपने जीजा जी के घर में मत ले जाना। खैर जीजा की तो कोई बात नहीं, वो तो बड़े अच्छे आदमी है। अगर हम उन्हें सारी बात बताएंगे तो वो कभी हम पर शक नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि जग्गूमल कितना शरीफ आदमी है। तो ये तो और भी अच्छी बात है। अपने जीजा जी के पास ले जाकर तुम मुझे कपड़े वगैरह भी दिलवा देना। तुम्हारी बहन भी तो होगी वहाँ। इसके कपड़े या फिर कोई भी लिबास, मुझे इस लिबास से छुटकारा दिला दे, एडना ने कहा। और नौजवान देहाती सोचने लगा। फिर बोला, मनुष्य की मदद करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु हमें डर लगता है देवी जी। कब तक डर से जाओगे? किसी मजलूम की मदद करना एक नौजवान और ताकतवर आदमी का फर्ज नहीं है तो सही। नौजवान और ताकतवर के अल्फाज ने जग्गूमल को कुछ एहसास दिला दिया। बस तो फिर मेरी मदद करो, वरना मैं भूखी प्यासी इन जंगलों में मर जाऊंगी। ठीक है देवी जी, ये लो हमारा अंगूछा, अपने बदन पर डाल लो। तो हमारे पास कोई कपड़ा नहीं। नौजवान ने प्याजी रंग का एक अंगूछा इसकी तरफ बढ़ा दिया और एडा डिम्पल ने उसे शाल की तरह अपने शानों पर ओढ़ लिया। फटे हुए लिबास का कुछ हिस्सा इसके अंगूछे में छुप गया। फिर इत्मीनान से नौजवान के साथ घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा जानदार था, इसलिए इन दोनों को लेकर मुनासिब रफ्तार से दौड़ रहा था। 16-17 मील का सफर भी काफी लंबा साबित हुआ। और फिर जब वो हरनपुरा के आसार नजर आए तो नौजवान ने घोड़े की बागें खींच ली। क्यों, क्या हुआ? बस अब हम पैदल चलेंगे देवी जी। बात दरअसल ये है कि जंगल का इतना लंबा रास्ता तो पैदल नहीं कर सकता था, लेकिन बस्ती के लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है, जैसा तुम पसंद करो। मैं घोड़े से उतर सकती हूँ, तुम घोड़े पर बैठे रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आऊंगी। अरे नहीं देवी जी, आप औरत हैं, ये बात हमारी अच्छी नहीं होगी। तो फिर यूँ करते हैं कि दोनों घोड़े से नीचे उतर आए और घोड़े की बागें पकड़ लेते हैं। ऐसा कर लेते देवी जी, आपकी मर्जी है। वैसे मेरे जीजा जी के घर ज्यादा दूर नहीं है, जग्गूमल ने कहा। और एडा डिम्पल भी घोड़े से उतर आई। जग्गूमल के जीजा जी का घर छोटा सा था, लेकिन बहुत साफ सुथरा। एक खुशशक्ल आदमी और एक औरत ने इन दोनों का इस्तकबाल किया। खुशशक्ल आदमी ने श्री निगाहों से जग्गूमल को देखा और फिर अपने साथ खड़ी औरत को हुक्का मार के बोला, देखा मैंने कहता था कि अपना जग्गू भैया किसी दिन कोई लंबाई काम दिखावेगा। आओ देवी जी आओ, जग्गू अंदर आ जाओ, इस शख्स ने कहा। और एडा डिम्पल पुरस्कार मुस्कुराहट होंठों पर बखेरे अंदर चली गई। वो इन साधारण लोगों को क्या कह सकती थी। बहर तो जग्गूमल ने हकलाते हुए अंदाज में एडा डिम्पल की कहानी इन लोगों को सुनाई और इन लोगों ने इस हमदर्दी का इजहार करते हुए इसकी मदद का वादा किया। लिबास वगैरह उसे मुहैया कर दिया गया। सफेद रंग की एक धोती एडा डिम्पल ने अपने बदन के गिर्द लपेट ली और फटे पुराने उगली लिबास से छुटकारा हासिल कर लिया, जिससे बहुत कराहत अमेज यादें वाबस्ता थी।
खाना वगैरह खाने के बाद जग्गू मल के बहनों ने एडा डिम्पल से उसके बारे में ही मालूमात हासिल करने की कोशिश की और पूछने लगा, देवी जी, हरनपुरा में तुम्हारा कोई जानने वाला है? हाँ, एडा डिम्पल ने पुरस्कुन अंदाज में कहा। तो फिर हमें इसका पता बताओ ताकि हम तुम्हें वहाँ पहुँचा दें। इरावती पेरिस, रानी इरावती मेरी दोस्त। एडा डिम्पल बोली। क्या? जग्गूमल के जीजा जी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। उसकी बहन भी शदीद हैरत से आंखें फाड़ कर रह गई थी। हाँ, मैं उसी की मेहमान थी और उसी के पास जाऊंगी। अरे राम, देवी जी आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्षमा कर दें, हमने आपकी शान के मुताबिक स्वागत नहीं किया। नहीं नहीं, ठीक है, सब ठीक है। अब तुम मेरे इंतजाम कर दो, मैं इरावती पेरिस जाऊंगी, एडा डिम्पल ने कहा। और वो सब लोग भाग दौड़ में मसरूफ हो गए। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ उन्होंने कोई खास सलूक नहीं किया था। हिंकस ने हरनपुरा पहुंचकर रानी इरावती से मुलाकात की। हिंकस के आने की इत्तला मिलते ही इरावती ने उसे महल के खास कमरा में बुला लिया। ये साउंड प्रूफ कमरा था और दरवाजे बंद करने के बाद यहाँ की आवाज़ कहीं भी नहीं सुनी जा सकती थी। बहुत ही एहतियात और जदीद तरीन आलात की मदद से इस कमरे का माहौल तरतीब दिया गया था। मोनी मार्दी ने मुतजस्सिस निगाहों से हिंकस के चेहरे की जानिब देखते हुए कहा, कहो हिंकस, क्या खबर लाए? तुम्हारी वापसी मेरे लिए बड़ी सनसनीखेज है। वैसे मैं बड़ी बेचैनी से तुम्हारी तरफ से मिलने वाली इत्तलात का इंतजार कर रही थी। हालात बुरी तरह उलझ गए मैडम। शीरान अचानक मेरी निगाहों से ओझल हो गया था और मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद इसका पता पाने में नाकाम रहा था। इसी तरह मुझे एडा डिम्पल के बारे में भी तफसीलात नहीं मालूम हो सकी और मैं पागलों की तरह पहाड़ों में भटक रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो दोनों किस तरफ निकल गए। आप मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती मैडम। शीरान के गुम हो जाने से मैं कितने वसवसों का शिकार रहा हूँ। मैं जानता था कि मुझसे कोई कोताही हुई है और रानी साहबा मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेंगी। चुनांचे मेरी इंतहाई कोशिश ये थी कि मैं किसी भी तरह शीरान का पता मालूम कर लूँ। ओह तमहीद मत बांधो, ये बताओ शीरान खैरियत से तो है? जी हाँ, बिल्कुल खैरियत से है, हिंकस ने मुस्कुराकर जवाब दिया और मोनी मार्दिन के चेहरे पर सुकून के आसार नजर आए। थैंक्स गॉड, ये खुशखबरी मेरे लिए बहुत इत्मीनान बख्श है। अब ये बताओ वो कहाँ है? तवील अरसे के बाद मैडम सांगली बस्ती में उसे देखा गया। वो न जाने कितने तवील सफर करके सांगली बस्ती पहुंचा था। मुझे यकीन है कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में गिरफ्तार था। बहरहाल मैंने उसे सांगली बस्ती में देखा लेकिन उसके करीब पहुंचने की कोशिश नहीं की। हिंकस ने कहा, गुड, अच्छा किया तुमने। इसे अंदाजा ही होना चाहिए था कि हम इसकी खोज में हैं। मोनी मार्दी ने कहा और फिर बोली, क्या वो इस वक्त भी सांगली में है? नहीं मैडम, सांगली से हरदोई चला गया है। हरदोई उसे बहुत पसंद है और क्यों ना हो। हरदोई के बाशिंदे उसे अपना निजात दहिंदा समझते हैं। डाकू से हरदोई के बाशिंदों को निजात दिलाना शिरानी का काम था और इससे पहले वो इनके लिए वहाँ बहुत से जंगली दरिंदे शिकार कर चुका है। इसलिए वहाँ के लोग उसे एक देवता की हैसियत से पूज रहे हैं और वो इन लोगों के दरमियान खुश है। गुड, वेरी गुड। अभी वो इधर आने का इरादा तो नहीं रखता? बज़ाहिर तो नहीं। तुमने सांगली से हरदोई तक इसका ताकुब किया था? हाँ मैडम, मुसलसल ताकुब। मैंने उसे एक लम्हे को भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। हमारे दोस्त के बारे में कुछ बताओ, इसका भी कुछ पता चल सका? मेरा ख्याल है अब उस दुनिया में नहीं, हिंकस ने जवाब दिया और मोनी मार्दिन चौंक कर उसे देखने लगी। तुम पूरे वसूख से कह सकते हो ये बात? वसूख से तो नहीं, लेकिन शिरान इन जंगलों से निकल आया। एडना डिम्पल का कहीं पता नहीं चल सका। मैंने सारे अतराफ छान मारी, सिर्फ वही एक समत ऐसी रह गई थी जो मैं नहीं देख सका और जिधर शिरान गया था। एडना डिम्पल भी इसी समत गई थी लेकिन वो इन जंगलों से नहीं निकल सकी। और ये बात तो तय है कि शिरान एडना डिम्पल का दुश्मन था। अगर वो उसे नजर आ जाती तो वो उसे कभी ना छोड़ता। फिर इस बात के इम्कानात भी हैं कि उसने एडना को हलाक कर दिया हो, वरना वो इतना मुतमईन और मसरूर नजर ना आता अगर ये बात ना होती। ओह काश काश तुम किसी तरह शिरान के बारे में मालूम कर सकते हो, मोनी मार्दी ने कहा। हमें बस एहतियातन उससे नहीं मिला। वो अजीब तबीयत का इंसान है। मैं नहीं चाहता कि आपके हुक्म से किसी भी तरह का इनहराफ हो। आपने मुझे यही हिदायत की थी। हाँ, यही हिदायत की थी, लेकिन अब किस तरह ये मालूम होना चाहिए कि एडा डिम्पल का क्या हशर हुआ? अगर वो मर भी गई है तो किस तरह? हमें इसके बारे में तंजीम को इतला देना होगी। बड़े पेचीदा हालात हो गए हिंकस। यूँ समझो मुझे अपनी ज़िंदगी के परेशान तरीन दौर से गुजरना पड़ रहा है। ये कमबख्त एडा डिम्पल न जाने कहाँ से यहाँ मरी। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी मेरी और इस जिंदगी में। मोनी मार्दिन खामोश हो गई। हिंकस ने भी इसके आगे के अल्फाज के बारे में इससे कोई सवाल नहीं किया। वो मोनी मार्दिन का बहुत एहतराम करता था और उसके हदायत के मुताबिक अमल करना चाहता था ताकि उसे किसी तरह की शिकायत का मौका न मिल सके। मोनी मार्दिन किसी गहरी सोचों में डूबी हुई थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, थैंक यू हिंकस, तुमने वाकई मेरे लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। लेकिन मेरे अजीज़, अभी तुम्हें थोड़ी सी कोशिश और करना है। मैं हाजिर हूँ मैडम। तो सुनो, पहली बात तो यह कि एडा डिम्पल के बारे में अपने कुछ आदमियों को मसरूफ कर लो ताकि वो ये पता लगाने की कोशिश करे कि एडा डिम्पल मौत का शिकार हो गई। अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? वैसे सवाल तुम शिरान से भी कर सकते हो, लेकिन इससे पहले अपने कुछ आदमियों को इसके लिए मखसूस कर दो और फिर तुम हरदोई चले जाओ।
बेहतर मैडम, हरदोई जाकर मुझे क्या करना होगा? हिंकस ने पूछा। शिरान से मुलाकात कर लो, चाहो तो मेरे पैगाम के साथ, और एक बार फिर शिरान के पास ले जाओ और शिरान को वहीं सैरो शिकार में उलझाए रखो। बातों बातों में इससे एडा डिम्पल के बारे में मालूम कर सकते हो, लेकिन ख्याल रहे कि इसी किसी किस्म का शुबा ना होने पाए। आप मुतमईन रहिए मैडम, मैं उसे हैंडल करने का तरीका जानता हूँ। उसे उस वक्त तक यहाँ न आने दो जब तक मैं तुम्हें सिलसिले में दोबारा इत्तला न दूँ। बेहतर मैडम, ऐसा ही होगा, आप मुतमईन रहिए, हिंकस ने जवाब दिया। और थोड़ी देर के बाद वो मोनी मार्दिन से रुखसत होकर बाहर निकल आया। मोनी मार्दिन के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो एडा डिम्पल के बारे में सोच रही थी। कम बख्त, बुरी मौत मारी गई, और अगर जिंदा भी है तो यकीनन बदतरीन हालात के शिकार होगी। इसके साथ यही सब कुछ होना चाहिए था, उसे यही मजा मिलना चाहिए और यही सजा भी। दूसरे दिन वो तकरीबन 11 बजे प्रोजेक्ट से वापस आई थी। उसे गेट पर एक सनसनीखेज खबर मिली और वो एक लम्हे के लिए गुमसुम सी रह गई। उसके एक मातहत से बताया कि मैडम, आपकी दोस्त, आपकी मेहमान वापस आ गई है। कौन? एडना डिम्पल, उस शख्स ने जवाब दिया, और मोनी मार्दिन साकित रह गई। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, कब वापस आई वो? अभी थोड़ी देर कबल, इस शख्स ने जवाब दिया। कहाँ है? आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही है। अभी थोड़ी देर कबल उसने कहा था कि आपको इनकी वापसी की इत्तला दी जाए। गुड, वेरी गुड, ठीक है, मोनी मार्दिन ने कहा। उसका चेहरा एकदम सूख गया था। एडना डिम्पल की जिंदगी की खबर उसके लिए बम के धमाके से कम नहीं थी। तहा मजबूत आसाब की औरत थी। जिस तरह शिरान बच बचाकर पहले सांगली और फिर वहां से हरदोई पहुंच गया, इसी तरह एडा डिम्पल भी किसी तरह इन जंगलों से बचकर निकल आई। बहरतौर मोनी मार्दिन ये अच्छी तरह जानती थी कि एडा डिम्पल आम औरत नहीं और उसे मारने में से भी मुश्किल पेश आएंगी। बहरतौर एडा डिम्पल के सामने वो किसी ऐसे अंदाज में नहीं पहुंचना चाहती थी कि एडा डिम्पल को इस पर शुबा हो जाए। दो चालाक और ज़हीन शख्सियतें एक दूसरे के सामने आ रही थी और दोनों ही अपने आप को कंट्रोल में करने की भरपूर तैयारियां कर चुकी थी। चंद लम्हात के बाद मोनी मार्दिन इस कमरे में पहुंच गई जहाँ एडा डिम्पल एक आरामदेह कोच पर दराज थी। यहाँ आकर उसने अपना लिबास बदल लिया था और वो धोती उतार दी जो उससे एक मुकामी बाशिंदे के हाथ से मिली थी। मोनी मार्दिन ने मुस्कुराते हुए इसका खैर मकदम किया और हेलो एडी कहते हुए इसकी जानी बढ़ी। एडा डिम्पल ने भी बड़े दिल आवेज अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। कहो एडी, कैसा लगा हमारा ये इलाका तुम्हें? नहायत दिलकश, नहायत हसीन। मैं तो इस इलाके को देखकर बहुत मुतासिर हुई हूँ। खूब। सैरोशिकार कैसा रहा तुम्हारा? जैसा सैरोशिकार होता है, सनसनी खेज, एडवेंचर से भरपूर और किसी कदर तकलीफ दे भी। तकलीफ दे क्यों? इसलिए कि मेरे साथ इस शिकार के दौरान हलाक हो गए। ओह, वो कैसे? बस जंगली दरिंदों से मुकाबला करने निकले थे हम लोग। जाहिर है वो हमारा मुहज़्ज़ब तरीके से इस्तकबाल तो नहीं कर सकते थे, वो इनका शिकार हो गए। ओह, वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी, मुझे बेहद अफसोस हुआ। तुम्हें भी मुश्किल से गुजरना पड़ा होगा। मेरी शक्ल नहीं देख रही, जंगलों में परेशान फिरती रही हूँ, बड़ी बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे ज़िंदगी की यही दिलचस्पी पसंद है। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? हस्बे मामूल, मसरूफियत का वही आलम। प्रोजेक्ट पर भरपूर निगाह रखनी होती है, सारे काम बखूबी चल रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस है डिम्पल के मैं तुम्हारे शाय निशान इंतजाम न कर सकी। तुमने खुद इस बात को पसंद नहीं किया था, वरना शायद तुम्हें ये दुश्वारियाँ और ये उलझने बर्दाश्त न करनी पड़ती। नहीं, मुझे इस सिलसिले में तुमसे कोई शिकायत नहीं। अलबत्ता शिरान का मामला बदस्तूर उलझा हुआ है। तुम नहीं जानती मोनी मार्दिन की शिरान तंजीम के लिए किस कदर अहम है। इसकी तलाश और इसका पाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं नहीं समझ सकती कि तुम यहाँ की इंचार्ज होने के बावजूद इस कदर बेबस हो कि एक आदमी को तलाश नहीं कर सकती। हिंदुस्तान की छोटी सी जगह नहीं अडना, और फिर मेरा अपना काम कुछ इस किस्म का है कि मुझे इस पर निगाह रखने में खासी मुश्किल पेश आती हैं। किसी एक आदमी की तलाश पूरे हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है, नामुमकिन भी नहीं। मोनी मार्दिन, बहरतौर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अलबत्ता मुझे Y3 से रब्ता कायम करके अब तक की रिपोर्ट पेश करनी है। बराह करम इसके इंतज़ाम कर दो। ओह, तुम Y3 से रब्ता कायम करना चाहती हो? मोनी मार्दिन ने पूछा। हाँ, और मुझे यकीन है कि इस सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगी। क्यों नहीं, कब प्रोग्राम है तुम्हारा? आज, किसी भी वक्त, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ, मोनी मार्दिन ने कहा। तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी, एडा डिम्पल बोली, फिर मुस्कुराने लगी। लेकिन मोनी, मेरी गुफ्तगू कुछ खुफिया होगी। मुझे यकीन है कि तुम इसमें दखल अंदाज होने की कोशिश नहीं करोगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं Y3 डिपार्टमेंट के और तुम्हारे दरमियान आने की कोशिश करूंगी? नहीं सोचा, बस मैं तुम्हें बता रही ये बात। बताना नहीं चाहिए था तुम्हें। वैसे तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए मैं तुम्हारी किसी बात पर एतराज़ नहीं करूंगी। मोनी मार्दिन ने आहिस्ता से कहा। ओह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, फिर तो मैं चलूँ? हाँ, आओ मेरे साथ, मोनी मार्दिन बोली और अपनी जगह से उठ गई। थोड़ी देर के बाद वो महल की मुख्तलिफ गोशों से गुजरती हुई एक ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ छोटा सा तहखाना बना हुआ था। यहाँ बहुत बड़ी वायरलेस मशीन मौजूद थी। एडा डिम्पल ने चारों तरफ देखा और फिर गर्दन हिलाकर बोली, शुक्र है मैं इस मशीन को कोऑपरेट कर सकती हूँ। ओके डिम्पल, तुम्हारा मतलब मैं जाऊँ? मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, एडा डिम्पल ने जवाब दिया और मोनी मार्दिन खामोशी से वहाँ से निकल गई। यह हकीकत थी कि वो यहाँ वाली गुफ्तगू नहीं सुन सकती थी, जबकि उसकी दिली ख्वाहिश थी कि किस तरह
वाई3 डिपार्टमेंट और एडना डिम्पल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इसके इल्म में आ जाए, लेकिन इसका कोई जरिया नहीं था। अगर वो पूरी तौर पर एडना डिम्पल को गुफ्तगू करने का मौका न देती तो एडना यकीनन मोहतात हो सकती थी और फिर वो मोनी मार्दिन की तरफ से भी मशकूक हो जाती। बहरतौर कोई हर्ज नहीं था। एडना डिम्पल जो भी गुफ्तगू करेगी, अगर इसका तल्लुक किसी भी तौर मोनी मार्दिन से हुआ तो वो सामने आ जाएगी। बहरतौर वो बेचैन थी। इसके इल्म में नहीं था कि एडना डिम्पल वाई3 डिपार्टमेंट से क्या गुफ्तगू करना चाहती है।